गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम की बात की थी। उसमें हमने वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। देखिए, वेव नंबर के लिए हमें फॉर्मूला मिला था 1/λ=r 1/n1² - 1/n2²। ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमने बताया था, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले में यहाँ पर जेड के प्लेस पे 1 पुट कर दिया था। अगर हम जेड के प्लेस पे 1 पुट नहीं करते यहाँ पर, तो Z² और आता फॉर्मूले में यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या मिलता हमें, 1/λ=r Z² 1/n1² - 1/n2²। क्लियर बात। ये वेव नंबर के लिए फॉर्मूला था, जिसको हम 1/λ और न्यू बार से डिनोट कर रहे थे। क्लियर बात। फिर फ्रिक्वेंसी के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, फ्रिक्वेंसी के लिए हमें फॉर्मूला मिला था ν=RC 1/n1² - 1/n2²। यहाँ भी अगर हम जेड की फॉर्म में इस फॉर्मूले को बताना चाहें तो यहाँ पर RC² होगा, RC² होगा 1/n1² - 1/n2²। क्लियर बात। तो 1/λ वाले फॉर्मूले में RZ² आएगा और यहाँ पर RCZ² आएगा। कब? जब हम केवल हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला नहीं बता के चल रहे हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए बताएंगे तो Z² के प्लेस पे आप 1² पुट करेंगे, तो फिर फॉर्मूला हमें फ्रिक्वेंसी के लिए यही मिलेगा, वेव नंबर के लिए यही मिलेगा। क्लियर बात। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि n1 n2 का जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू ही हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्बिट्स है। n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन पर हमने इतनी वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एमिशन की बात की है, इतनी वेवलेंथ के। क्लियर बात। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा आपको 1/λ का मिलेगा, लेकिन उसका रेसिप्रोकल जब हम कर लेंगे तो हमें लेमडा मिल जाएगा। इट मीन्स वो वेवलेंथ मिल जाएगी जिस वेवलेंथ के रेडिएशन इमिट होंगे जब इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा, अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा। क्लियर बात। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लेमडा के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही मिलेंगे, क्योंकि n1 n2 के आप इसी फॉर्म में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। किस फॉर्म में? 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से। इट मीन्स n1 n2 के इंटीजर वैल्यू ही पुट कर सकते हैं, तो फिर लेमडा के भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही यहाँ से आपको निकल के मिलेंगे। लेमडा का हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही फ्रिक्वेंसी वाले फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं, वो भी n1 n2 की फॉर्म में ही है। तो फ्रिक्वेंसी वाले फॉर्मूले में भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि n1 n2 की जब आप इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो फ्रिक्वेंसी न्यू के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही मिलेंगे। इट मीन्स लेमडा एंड न्यू के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही मिलेंगे हमें यहाँ से। इट मीन्स स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही देखने को मिलेगी, और ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम बोल के चल रहे थे। कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम हम ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही देखने को मिलती है। सभी फ्रिक्वेंसी देखने को नहीं मिलती, सभी वेवलेंस देखने को नहीं मिलती है। क्लियर बात। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये बात प्रूव कर दी थी कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है। वो कुछ डिस्क्रीट वेवलेंस और डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसीज की फॉर्म में ही पाया जाता है। क्लियर बात। देखिए, लाइन यहाँ लिखी थी हमने, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम हैविंग सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंस और सर्टेन स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज। क्लियर बात। और हर फ्रिक्वेंसी पॉसिबल क्यों नहीं है, फ्रिक्वेंसी का ईच एंड एवरी वैल्यू पॉसिबल क्यों नहीं है, फ्रिक्वेंसी का कंटिन्यूस वैल्यू पॉसिबल क्यों नहीं है, वो मैंने यहाँ से बताया था कि n1 n2 के वैल्यू ही इंटीजर ही आप पुट करेंगे। हर वैल्यू तो यहाँ n1 n2 के लिए भी आप पुट नहीं कर सकते, तो सभी वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है n1 n2 के लिए भी। तो फिर फ्रिक्वेंसी के वैल्यूज आप निकालेंगे n1 n2 के कुछ इंटीजर वैल्यूज़ यहाँ पुट करके, तो फ्रिक्वेंसीज के भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही मिलेंगे। क्लियर बात। अब देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज की। हम यहाँ 5 सीरीज की बात करने जा रहे हैं। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज। अब देखिए, सीरीज हम किसको बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, उस हाइड्रोजन गैस में उस गैस के कई एटम्स होंगे। अब उन एटम्स को हमने
कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी है। तो उस एनर्जी के कारण एटम्स कि ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स के जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है, इतना हम जानते हैं कि हर हाइड्रोजन एटम के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा केवल, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है तो जितना एटॉमिक नंबर है उसका उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम के पास में, किसी एटम के पास में। क्लियर बात। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास में अपनी ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हर एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर बात। तो जब हम हाइड्रोजन गैस को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसके सभी एटम्स जो है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे। एनर्जी को एब्जॉर्व करने के कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जंप कर जाएंगे। अब हो सकता है किसी एटम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से, फर्स्ट ऑर्बिट में इसलिए बोल के चल रहा हूँ क्योंकि हम जनरली इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट ऑर्बिट में ही मान के चलेंगे हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि एनर्जी प्रोवाइड नहीं किए जाने पर सबसे नीचे वाली ऑर्बिट में, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में ही एग्जिस्ट करेगा। तो जब हम एनर्जी उसको प्रोवाइड कर देंगे तो वो हो सकता है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में चला जाए, हो सकता है फर्स्ट से थर्ड में जाए, हो सकता है फर्स्ट से फोर्थ में जाए, हो सकता है फर्स्ट से फिफ्थ में जाए, हो सकता है फर्स्ट से सिक्स्थ में जाए, और हो सकता है आपने उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी है तो वो एटम से बाहर ही निकल जाए, इट मीन्स आयनाइजेशन हो जाए उसका। क्लियर बात हो। तो वो डिपेंड करेगा कि उस एटम ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्व की है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्व की है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, उसमें बहुत सारे एटम्स है और अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्व करके अलग अलग एक्साइटेड स्टेट्स में चले गए हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। हो सकता है किसी एटम के अंदर वो सेकेंड ऑर्बिट में जंप करके गया हो सकता है किसी में वो थर्ड में गया हो सकता है किसी में वो फोर्थ में गया हो। अब देखिए, एनर्जी प्रोवाइड करने पर एटम्स एक्साइट तो हो गए, उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट तो हो गए और अपर ऑर्बिट्स में चले गए, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट में एक्साइटेड स्टेट में केवल 10⁻⁻8 सेकेंड या इससे भी कम टाइम तक ही रह सकता है। उसके बाद वापस वो नीचे आता है, नीचे की ऑर्बिट में आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट की ओर आना चाहेगा, नीचे की ऑर्बिट्स में आएगा वो। तो जब वो ऊपर से नीचे आएगा, इट मीन्स अपर ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो वो एनर्जी इमिट करेगा। जब नीचे से ऊपर गया था तो एनर्जी एब्जॉर्व की है उसने और एक्साइट हो गया है। क्लियर बात। लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। तो वो इमिटेड रेडिएशंस जो है, वो जो एनर्जी होगी वो रेडिएशन की फॉर्म में ही इमिट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ही इमिट होगी। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो हमें ब्राइट लाइंस की फॉर्म में दिखलाई पड़ती है डार्क बैकग्राउंड पर। कब? जब इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है तो वो जो रेडिएशन इमिट होते हैं वो रेडिएटेड जो लाइट है, वो इमिटेड रेडिएशंस जो है वो डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस की फॉर्म में हमें दिखलाई पड़ती है, चमकीली लाइंस की फॉर्म में दिखलाई पड़ती है। तो उन्हीं लाइंस को हम बोल रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। कौन सी लाइंस? स्पेक्ट्रल लाइंस। और स्पेक्ट्रल लाइंस के एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम बोलते हैं सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल सीरीज बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज बोल सकते हैं। ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज नोन एज स्पेक्ट्रल सीरीज। अब यहाँ पर्टिकुलर ग्रुप का मीनिंग क्या है अभी नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। देखिए, 5 सीरीज की मैंने यहाँ बात की, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, जिसकी हम एक एक करके नेक्स्ट पेज पे बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए आप, ये कोई एटम है, हाइड्रोजन का कोई एटम है, सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। ये हम जानते हैं कि एटम के सेंटर पर छोटे से वॉल्यूम में उसका न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ +Z बता दिया है। एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है +E, तो Z उसका एटॉमिक नंबर है तो उसके न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स होंगे। एक प्रोटॉन पर चार्ज +E, तो Z प्रोटॉन्स पर चार्ज होगा +ZE। अब हाइड्रोजन एटम की जब आप बात करेंगे तो Z के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पर चार्ज बताएंगे हम
प्लस ई, क्योंकि जेड इजिकल टू 1 पुट करना होगा, 1 पुट करते ही ये प्लस ई बन जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए प्लस ई चार्ज होगा न्यूक्लियस पर। क्लियर है बात। फिर ये वाली जो मैंने बताई है, फर्स्ट ऑर्बिट बताइए, फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट, ये वाली सेकंड सर्कुलर ऑर्बिट, ये वाली थर्ड सर्कुलर ऑर्बिट लिखा हुआ भी है देखिए, n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4, n इजिकल टू 5, n इजिकल टू 6, n इजिकल टू 7, इसी तरीके से चलता जाएगा। n इजिकल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हम उस ऑर्बिट को बोल के चल रहे हैं जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चले जाने पर न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के कारण उस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज पर कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा। इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, वो एटम से बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स एटम आयनाइज्ड स्टेट में आ जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा एटम का, उसको हम बोल के चल रहे हैं एन इजिकल टू इन्फिनिटी। क्लियर है बात। अब देखिए सीरीज हम किसको बोल के चल रहे हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज हम किसको बोल के चल रहे हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में है, और अगर वो सेकंड ऑर्बिट से ट्रांजिशन करता है किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट में। देखिए ये जो है वो सेकंड ऑर्बिट है और ये वाली फर्स्ट ऑर्बिट है। तो सेकंड ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है वो हमें डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइन की फॉर्म में दिखाई देगी, उसी को तो हम स्पेक्ट्रल लाइन बोल रहे हैं। तो स्पेक्ट्रल लाइन हमें देखने को मिलेगी, ये वाली स्पेक्ट्रल लाइन हमने बताई है, ये ट्रांजिशन बताया हमने सेकंड से फर्स्ट में। तो सेकंड से फर्स्ट में आए तब जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो है ये। फिर देखिए वो हो सकता है थर्ड से फर्स्ट में आए, हो सकता है कोई एटम इस वाली एक्साइटेड स्टेट में है, इट मीन्स n इजिकल टू 3 में उसका इलेक्ट्रॉन है। तो n इजिकल टू 3 से जब वो n इजिकल टू 1 में ट्रांजिशन करे तो उसके करस्पॉन्डिंग भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होगी। क्लियर है बात। हो सकता है फोर्थ से फर्स्ट में आए, हो सकता है फिफ्थ से फर्स्ट में आए, हो सकता है सिक्स से फर्स्ट में आए, हो सकता है 7 से फर्स्ट में आए, इसी तरीके से 8 से फर्स्ट में, 9 से फर्स्ट में, इन्फिनिटी से फर्स्ट में। इसका मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट में आए अपने से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन करे किसी भी अपर ऑर्बिट से, तो इन ट्रांजिशंस के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उन स्पेक्ट्रल लाइंस के ग्रुप को ही हम बोल रहे हैं लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में वे सभी स्पेक्ट्रल लाइंस होगी जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग होगी। फर्स्ट ऑर्बिट में ही ट्रांजिशन होना चाहिए किसी भी ऊपर वाली ऑर्बिट से। क्लियर है बात। फर्स्ट में ही ट्रांजिशन हो फर्स्ट से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। तो इन सब ट्रांजिशंस के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस इमिट होगी वो रेडिएशंस डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस की फॉर्म में दिखलाई पड़ेगी। तो उन स्पेक्ट्रल लाइंस के ग्रुप को ये बोल रहे हैं लाइमन सीरीज। क्लियर है बात। जो बात मैंने लाइमन सीरीज के लिए बताई है वैसे की वैसी ही बातें बामर के लिए है, लेकिन बामर में हम क्या क्या बताया हमने। देखिए ये कौन सी ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। तो बामर में सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन की हमने बात की है, सेकंड से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। सेकंड के ऊपर कौन आ गई, थर्ड। तो थर्ड से सेकंड में हो सकता है ट्रांजिशन, फोर्थ से सेकंड में हो सकता है ट्रांजिशन, फिफ्थ से सेकंड में, सिक्स से सेकंड में, सेवन से सेकंड में, इसी तरीके से फाइनली इन्फिनिटी से सेकंड में हम बता के चले। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये है, कहने का मीनिंग ये है कि सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सेकंड ऑर्बिट से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से, तो इन ट्रांजिशंस के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस इमिट होगी वो इमिटेड रेडिएशंस डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस की फॉर्म में दिखलाई पड़ेगी, जिनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। तो इन सब स्पेक्ट्रल लाइंस के ग्रुप को हम बोलते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस है उन रेडिएशंस के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उन सब के ग्रुप को हम बामर सीरीज बोल के चल रहे हैं।
क्लियर है बात। लाइमन में फर्स्ट में होना चाहिए ट्रांजिशन फर्स्ट से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। बामर में सेकंड में होना चाहिए ट्रांजिशन सेकंड से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। क्लियर बात। पास्चन में थर्ड में होना चाहिए। देखिए ये थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में फोर्थ से आए थर्ड में, फिफ्थ से आए थर्ड में, सिक्स से आए थर्ड में, सेवन से आए थर्ड में, इसी तरीके से फाइनली इन्फिनिटी से आए थर्ड में। तो इन ट्रांजिशंस के इलेक्ट्रॉन के इन ट्रांजिशंस के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस है उन रेडिएशंस के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उन स्पेक्ट्रल लाइंस का जो ग्रुप है, उन सब स्पेक्ट्रल लाइंस का जो ग्रुप है उसको हम बोल रहे हैं, उस ग्रुप को ही बोल रहे हैं पास्चन सीरीज। सीरीज में कई स्पेक्ट्रल लाइंस हम बता के चलते हैं, सीरीज जो है वो कई स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप है। तो किन स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप है पास्चन सीरीज? उन सभी स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप है जो कि थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग है, थर्ड से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। बामर सीरीज में बामर सीरीज जो है वो कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप है? वो उन सभी स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप है जो सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग है। सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग है सेकंड ऑर्बिट से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। क्लियर बात। ऐसे ही लाइमन में जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, ये लाइमन सीरीज क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप ही तो है। किन स्पेक्ट्रल लाइंस का? उन स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप है जो फर्स्ट ऑर्बिट में फर्स्ट से ऊपर वाले किसी भी ऑर्बिट से ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उन सभी स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप है लाइमन सीरीज। क्लियर बात। ऐसे ही ब्रैकेट के लिए बता के चलेंगे तो फोर्थ में होगा ट्रांजिशन फोर्थ से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। इट मीन्स फिफ्थ से फोर्थ में, सिक्स से फोर्थ में, सेवन से फोर्थ में, इन्फिनिटी से फोर्थ में। फोर्थ में होना चाहिए ट्रांजिशन। तो फोर्थ ऑर्बिट में फोर्थ से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उन सब स्पेक्ट्रल लाइंस के ग्रुप को हम लेते हैं ब्रैकेट सीरीज में। ऐसे ही फुंड में बताएं तो फिफ्थ में होना चाहिए ट्रांजिशन फिफ्थ से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। इट मीन्स सिक्स से फिफ्थ में, सेवन से फिफ्थ में, फाइनली इन्फिनिटी से फिफ्थ में। तो इन ट्रांजिशंस के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उन सब के ग्रुप को हम बोल रहे हैं फुंड सीरीज। तो हर सीरीज जो है वो कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप है। और किन स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप है वो हमने बता दिया। लाइमन सीरीज जो है वो उन सभी स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप है जो कि n=1 के करस्पॉन्डिंग है। इट मीन्स n=1 वाली फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो फर्स्ट से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। बामर सीरीज में सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन होना चाहिए सेकंड से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। थर्ड में पास्चन में थर्ड ऑर्बिट में ट्रांजिशन होना चाहिए थर्ड से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। ब्रैकेट में फोर्थ ऑर्बिट में ट्रांजिशन होना चाहिए फोर्थ से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। फुंड में फिफ्थ ऑर्बिट में ट्रांजिशन होना चाहिए फिफ्थ से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। क्लियर है बात। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन एटम की लाइन स्पेक्ट्रम की वेरियस सीरीज है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज। ये जो नाम है लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये साइंटिस्ट के नाम है। इन सीरीज की डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की है उसी के रेस्पेक्ट में सीरीज का नाम दे दिया गया है। लाइमन सीरीज की डिस्कवरी की है लाइमन साइंटिस्ट ने। बामर की डिस्कवरी जो की है वो बामर ने। पास्चन सीरीज की डिस्कवरी पास्चन ने की है। तो ये साइंटिस्ट के नाम है लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। क्लियर बात। डिस्कवरर साइंटिस्ट, इनकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के रेस्पेक्ट में इन सीरीज को नाम दिया गया है। तो अब देखिए, अगर हम वेवलेंथ निकालना चाहें, इन स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ निकालना चाहें कि इस स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ कितनी होगी, इस स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन है, जो वेव है, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ऐसे ही बामर के करस्पॉन्डिंग हम वेवलेंथ निकालना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो ये है।
वेव नंबर का हमने फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको दिखाया था वेव नंबर का फॉर्मूला। वेव नंबर का फॉर्मूला था 1/λ इक्वल आर जेड स्क्वायर। लेकिन मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करके चल रहा हूँ, तो जेड के प्लेस पे 1 पुट कर दूंगा तो जेड स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने जेड यहाँ किसी भी फॉर्मूले में नहीं लिया है। क्लियर बात। तो 1/λ इक्वल आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और मैं पहले बता चुका हूँ कि n2 जो है वो अपर ऑर्बिट है, n1 लोअर ऑर्बिट है। यहाँ मैं लाइमन सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ पहले। तो लाइमन सीरीज़ में अभी मैंने बताया था कि किससे किस में ट्रांजिशन होगा। लाइमन सीरीज़ में मैंने ट्रांजिशन की बात की है। देखिए लाइमन सीरीज़ में मैंने बताया सेकंड से फर्स्ट में आए, थर्ड से फर्स्ट में आए, फोर्थ से फर्स्ट में आए, फिफ्थ से फर्स्ट में, सिक्स से फर्स्ट में, सेवन से फर्स्ट में। इट मीन्स फर्स्ट में आना चाहिए। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है n1 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ n2 अपर ऑर्बिट है, n1 लोअर ऑर्बिट है। तो लोअर ऑर्बिट तो लाइमन सीरीज की सभी स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए 1 ही होगी, क्योंकि आना तो सबको फर्स्ट ऑर्बिट में ही है। लाइमन सीरीज में जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस है वो सभी तभी प्राप्त होगी हमें जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन करे, फर्स्ट ऑर्बिट से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। क्लियर है बात। तो यहाँ n1 के प्लेस पे फिक्स है, इसमें कितना रहेगा, n1 के प्लेस पे 1 ही होगा, तो n1 स्क्वायर था तो 1 स्क्वायर ही रहेगा। लाइमन सीरीज की किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए n1 के प्लेस पे 1 ही होगा, जबकि n2 के प्लेस पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, फाइनली इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्यों? n2 कौन सी ऑर्बिट है, n2 अपर ऑर्बिट है। तो देखिए सेकंड से फर्स्ट में आने के केस में n1 के प्लेस पे तो 1, n2 के प्लेस पे 2 पुट करेंगे। थर्ड से फर्स्ट में आने के केस पर n1 के प्लेस पे तो वही 1 रहेगा, लेकिन n2 के प्लेस पे 3 पुट करेंगे। फोर्थ से फर्स्ट में आने के केस में n1 के प्लेस पे तो 1 ही रहेगा, लेकिन n2 के प्लेस पे 4 पुट करेंगे। स्क्वायर है ही, जो भी स्क्वायर है तो वो तो लगेगा ही। क्लियर बात। तो लाइमन सीरीज की किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, किसी भी रेडिएशन के लिए आप वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो उस केस में n1 के प्लेस पे तो 1 ही आएगा लाइमन सीरीज में। ऐसे ही बामर सीरीज की अभी आप बात करेंगे तो बामर सीरीज में n1 के प्लेस पे 2 ही आएगा। हाँ, n2 के प्लेस पे इस फॉर्मूले में 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। बामर की बात कर रहा हूँ। लाइमन के लिए n1 के प्लेस पे 1, n2 के प्लेस पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी 2 से स्टार्ट होगा। क्लियर बात। क्योंकि 2 से 1 में भी आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, 6 से 5 से 1 में आ सकता है, इन्फिनिटी से 1 में आ सकता है। आना फर्स्ट ऑर्बिट में है, फर्स्ट से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। फर्स्ट से ऊपर कौन होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइनली इनफाइनाइट। क्लियर बात। तो ये फॉर्मूला बन गया लाइमन सीरीज की किसी स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ से आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जो मिलेगा आपको वो तो 1/λ मिलेगा यहाँ से, लेकिन उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो लैम्डा मिल जाएगा। क्लियर बात। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसको सी से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, जो भी मिले उसको सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 1/λ मिलेगा, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो c/λ हो जाएगा। c/λ ये तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसको सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आपको वेवलेंथ ही निकालनी है तो जो मिले उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्लियर बात। ये लाइमन सीरीज़ की बात हुई। लाइमन सीरीज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट रीजन में हमें मिलती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में हमें मिलती है। बामर सीरीज़ की बात करें तो मैंने बताया बामर सीरीज़ के लिए n1 तो 2 ही होगा, लेकिन n2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात। तो सभी सीरीज में अब ऐसा ही है, समझ गए होंगे आप। देखिए सेकंड में आना है या तो थर्ड से या फोर्थ से सेकंड में या फिफ्थ से सेकंड में या सिक्स से सेकंड में या फाइनली इन्फिनिटी से सेकंड में। आना सेकंड ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट से ऊपर वाले किसी भी ऑर्बिट से। इसीलिए n1 के प्लेस पे तो यहाँ 2 है, फिक्स है। कौन सी सीरीज में, बामर सीरीज में। लेकिन ये फिक्स नहीं है, n2 डिपेंड करेगा पूछे जाने पर। क्लियर बात।
अगर बामर सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें तो बामर सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है 3 से फर्स्ट में आने पर, तो यहाँ फिर आपको 3 स्क्वायर पुट करना होगा, 3 पुट करना होगा। अगर सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें तो फिर आपको यहाँ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन होगी 4 से सेकंड में आने के लिए, तो आपको यहाँ N2 के प्लेस पे 4 पुट करना होगा। ऐसे ही मान लीजिए लाइमन सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की बात करें तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन हम बोलेंगे सेकंड से फर्स्ट में आने के करस्पॉन्डिंग, तो N2 के प्लेस पे आपको 2 पुट करना होगा। अगर सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें तो थर्ड से फर्स्ट में आने के करस्पॉन्डिंग होगी वो, तो यहाँ N2 के प्लेस पे 3 पुट करना होगा। तो इस तरीके से आपको जिस भी सीरीज की जिस भी स्पेक्ट्रल लाइन की बात पूछी जाए उसी के अकॉर्डिंग N2 का वैल्यू पुट करना होगा। क्लियर है बात। ये कौन से रीजन में मिलेगी, ये विजिबल रीजन में मिलती है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती थी, ये विजिबल रीजन में, इट मीन्स ये दिख जाती है। और सबसे पहले इसी की डिस्कवरी हुई थी, कौन सी सीरीज़ की, बामर सीरीज की, बामर साइंटिस्ट द्वारा। क्लियर है बात। तो सेकंड में आना है सेकंड से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से, तो N1 के प्लेस पे फिक्स है 2 ही, N2 के प्लेस पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपसे पूछा क्या गया है। ऐसे ही पास्चन सीरीज में कहाँ आना है, पास्चन सीरीज में थर्ड ऑर्बिट में आना है, थर्ड से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। अब थर्ड से ऊपर वाली बोल रहे हैं हम तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फाइनली इनफाइनाइट। क्लियर बात। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी होगी इसकी, फोर्थ से थर्ड में आने के लिए। क्लियर बात। सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी होगी, फिफ्थ से थर्ड में आने के लिए। थर्ड कौन सी होगी, सिक्स से थर्ड में आने के लिए। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि पास्चन सीरीज की सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ बताइए, तो पास्चन सीरीज की सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, सेकंड कौन सी होगी, फोर्थ से थर्ड में आना तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, फिफ्थ से थर्ड में आना ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है, तो आपको 5 पुट करना होगा सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन के वेवलेंथ के लिए, यहाँ पर 5 स्क्वायर। क्लियर बात। फिर सोल्व कर लेंगे आप। आर का वैल्यू मैंने बता ही दिया है, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू हमें पहले से पता होना चाहिए, तो फिर आपको केवल N2 का वैल्यू पुट करना होगा। रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से जो मिलेगा वो तो डायरेक्ट आपको 1/λ मिलेगा, उसका रेसिप्रोकल आपको करना होगा, वो 1/λ लेमडा होगा। अब ब्रैकेट सीरीज में कहाँ आना है, फोर्थ में आना है, फोर्थ से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। फोर्थ से ऊपर कौन होगा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इन्फिनिटी। क्लियर है बात। तो फॉर्मूला देखिए सब में सेम है, यहाँ N1 के प्लेस पे 1, यहाँ N1 के प्लेस पे 2, यहाँ N1 के प्लेस पे 3, यहाँ N1 के प्लेस पे 4 और फुंड में N1 के प्लेस पे 5। लेकिन N2 के प्लेस पे क्या आएगा वो डिपेंड करेगा सीरीज पे। लाइमन सीरीज में N2 2 से स्टार्ट हो रहा है, बामर सीरीज में 3 से स्टार्ट हो रहा है, पास्चन सीरीज में 4 से स्टार्ट हो रहा है, ब्रैकेट सीरीज में 5 से स्टार्ट हो रहा है और फुंड सीरीज में 6 से स्टार्ट होगा। 6 से फिफ्थ में आना होगा फुंड के लिए, या तो 6 से फिफ्थ में, या 7 से फिफ्थ में, या 8 से फिफ्थ में। आना फिफ्थ में है, फिफ्थ से ऊपर वाली किसी भी ऑर्बिट से। अब फिफ्थ से ऊपर कौन होगी, 6th, 7th, 8th, फाइनली इनफाइनाइट। क्लियर है बात। तो फॉर्मूला सबके लिए सेम है। N1 लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फुंड के लिए 5। N2 डिपेंड करेगा सीरीज पर। क्लियर है बात। अब इस सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ आपसे पूछे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कब होगी, इसकी फुंड की। देखिए फुंड की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ये वाली है, जब 6 से वो फिफ्थ में ट्रांजिशन करेगी कौन, इलेक्ट्रॉन, 6 से फिफ्थ में। तो N2 के प्लेस पे आपको क्या पुट करना होगा, 6th पुट करना होगा और इसको सोल्व कर लेना होगा, फिर रेसिप्रोकल कर लेना होगा तो लेमडा मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो ये हाइड्रोजन एटम की लाइन स्पेक्ट्रम की हमने 5 स्पेक्ट्रल सीरीज की बात की है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज। क्लियर है बात। N1 के वैल्यू हर सीरीज के लिए फिक्स है, N2 का वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, वो पूछने पे डिपेंड करेगा कि N2 का वैल्यू आपको किस सीरीज के लिए क्या पुट करना है। क्लियर है बात। ये मैंने बता ही दिया था, ये नोट पॉइंट में हमने रिडबर्ग फार्मूला बताया जेड की फॉर्म में। देखिए यहाँ मैंने कहा भी था कि यहाँ जेड स्क्वायर आता है फॉर्मूले में, वैसे जेड स्क्वायर, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 स्क्वायर 1 हो जाता है, इसलिए हाइड्रोजन एटम के लिए हमने जेड स्क्वायर नहीं लगाया है। अदरवाइज अगर आप जनरल फार्मूला बताएं जेड की फॉर्म में तो फिर 1/λ इजिकल टू आर जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला। क्लियर बात। अब इसको सी से मल्टीप्लाई कर दें,
LHS एंड RHS को, तो ये C अपॉन लेमडा हो जाएगा। C अपॉन लेमडा क्या होता है? C अपॉन लेमडा क्या होता है? न्यू होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर्मूला मिलेगा RCZ²। देखिए C से मल्टीप्लाई तो किया था, तो C अपॉन लेमडा ये तो न्यू हो गया, और ये RCZ², और ये एज इट इज। तो ये रिडबर्ग फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ Z। ये है रिडबर्ग फॉर्मूला 1 अपॉन लेमडा वाला, वेव नंबर वाला। क्लियर है? Z की फॉर्म में। हाइड्रोजन के लिए अब आप बात करेंगे तो यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 पुट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1^1 इसीलिए हमने यहाँ Z नहीं लिया है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ वेवलेंथ के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात कर लेता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा लाइमन सीरीज के लिए, देखिए मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगी, मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगी। यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो E=H फॉर्मूला होता है, तो फ्रिक्वेंसी भी यहाँ से के करस्पॉन्डिंग ज़्यादा है, तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। इट मीन्स वेवलेंथ यहाँ इस वाली स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिनिमम होगी, जबकि इस वाली के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम होगी। क्लियर बात? ऐसे इसके लिए आप बात करें बामर सीरीज में, तो इस वाली के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस जो होगा दोनों ऑर्बिट्स के लिए वो मिनिमम है। तो मिनिमम है एनर्जी डिफरेंस, तो फ्रिक्वेंसी जो है वो मिनिमम होगी, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, क्योंकि E=H अपॉन लेमडा होता है। देखिए एक फॉर्मूला होता है E=H अपॉन लेमडा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा। तो एनर्जी डिफरेंस देख लीजिए आप, इस वाले के लिए यहाँ से इन्फिनिटी वाली ऑर्बिट से अगर सेकंड ऑर्बिट में आए तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी तो ज़्यादा है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम होगी, मिनिमम होगी। कब? जब इन्फिनिटी से सेकंड में आएगा। तो इन्फिनिटी से सेकंड में आने वाली स्पेक्ट्रल लाइन के लिए वेवलेंथ जो होगी वो मिनिमम होगी, जबकि वेवलेंथ इसके लिए मैक्सिमम होगी थर्ड से जब सेकंड में आएगा। क्लियर बात? लाइमन सीरीज के लिए आप बताना चाहे मिनिमम वेवलेंथ कब होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, तो मिनिमम वेवलेंथ तो कब होगी? जब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी, और फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो वेवलेंथ मिनिमम कब होगी? एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होने पर वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो इस वाली स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिनिमम है, जबकि इस वाली के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मैक्सिमम है। इट मीन्स सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है, जबकि इन्फिनिटी से फर्स्ट में ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी वेवलेंथ मिनिमम है। क्लियर बात? ऐसे सब स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए आप देख सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें हमने हाइड्रोजन एटम की लाइन स्पेक्ट्रम की सीरीज की बात की है। थैंक यू।